नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम करेंगे वीडियो नंबर 2 में मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा बेटा इंट्रोडक्शन अबाउट द साइंस एंड ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड इन द लास्ट वी डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेज। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमने पढ़ा एनी काइंड ऑफ चेंज इन मैटर इज कॉल्ड ए केमिस्ट्री। तो आज हम करेंगे व्हाट इज मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर। 9th क्लास में आपने मैटर के बारे में पढ़ा कि भाई मैटर क्या है और इसको हम किस प्रकार से क्लासिफाई करेंगे, उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मैटर। तो हमारे पास छोटी क्लास में हमने पढ़ा है 9th क्लास में मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ए मास। कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और भार रखती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मैटर कहते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है स्मॉल स्केल के ऊपर थी, यानी कि जैसे हमने कहा भाई हीट गर्मी, कितनी गर्मी है, बोले एक रूम भरा है, नहीं कह सकते। या 2 किलो गर्मी है, 4 किलो ठंड है, या 2 मीटर लंबी ठंड है। यानी कि कुछ चीजें ऐसी रह गई इस डेफिनेशन के अंदर जिनको हम जो ना तो स्थान घेरती हैं और ना ही उनका मास होता है, लेकिन हम उनको क्या कर सकते हैं, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन हैं उनके द्वारा क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे गर्मी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठंड को भी हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें जिसको हम मतलब जो ना स्थान घेरती हैं ना भार रखती हैं, लेकिन हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो इसलिए उस डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास और which can be felt one or more of our 5 sense organ। जैसे नाक है, आंख है, कान है, जीभ है और हमारी जो स्किन है, ये सारी की सारी क्या होते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो आइए डेफिनेशन करते हैं। मैटर एनीथिंग which occupy space and has mass। ये छोटी क्लास की डेफिनेशन। कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और भार रखती है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ए मास और विच कैन बी फेल्ट बाय one or more of our 5 sense organ। वो क्या कहलाएगा बेटा, मैटर। जैसे हमने कहा आइस, इसी प्रकार से वाटर, चेयर, टेबल, हीट, ये सारे के सारे क्या है बेटा, मैटर होते हैं। तो कोई भी गैस है यहाँ पे, जैसे एयर, ये हमारे क्या आगे मैटर आ गए हैं। अब हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे बेटा 2 टाइप से, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और दूसरा क्या होगा, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पे वो कैसा है मैटर, ठोस है, द्रव है, गैस है, वही हमारे पास अब है। तो उनको हम थोड़ा 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो मैटर का क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन।
physical classification and a chemical classification. Physically, matter is divided into three category. एक है हमारे पास बेटा सॉलिड, दूसरा हमारे पास लिक्विड एंड थर्ड वन इज द गैस. केमिकली मैटर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा. एक होते हैं प्योर सबस्टेंस और सेकंड है हमारे पास मिक्सचर. प्योर सबस्टेंस को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा. एक हमारे पास है बेटा एलिमेंट और दूसरा हमारे पास है कंपाउंड. एक एलिमेंट और दूसरे क्या होंगे कंपाउंड्स. मिक्सचर को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा. एक होमोजीनियस और दूसरा हमारे पास हेट्रोजीनियस. एक होमोजीनियस और दूसरा क्या आ जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर. एलिमेंट्स को भी हम तीन सब क्लास में डिवाइड करते हैं. एक हमारे पास बेटा आपने पढ़ा है मेटल्स, दूसरा हमारे पास नॉन मेटल्स और इनके बीच की कैटेगरी है मेटलॉइड. एलिमेंट्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और इनके बीच की कैटेगरी क्या होगी मेटलॉइड्स. कंपाउंड्स को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बेटा. एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक और दूसरे हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक. तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर. मैटर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा. एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन. भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण है. तो सॉलिड बोले तो बेटा ठोस, लिक्विड बोले तो हमारे पास द्रव और गैस का मतलब गैस ही होता है. इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में अगली. दूसरा हमारे पास केमिकली प्योर सबस्टेंस जिसको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं और मिक्सचर को मिश्रण बोलते हैं. हमारे पास जो शुद्ध पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं. एक एलिमेंट है और दूसरा क्या है बेटा कंपाउंड्स. एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व बोलते हैं और कंपाउंड्स को हिंदी में यौगिक बोलते हैं. जो तत्व हैं वो उनको तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है. एक मेटल्स धातु और ये हमारे पास नॉन मेटल्स अधातु और धातु और अधातु के बीच की जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं उपधातु. इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटलॉइड्स. कंपाउंड्स भी दो प्रकार के होते हैं बेटा. यौगिक जो हैं एक ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक यौगिक और दूसरा इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक यौगिक. तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर. अब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की थोड़ी थोड़ी डिटेल करते हैं. ये हमारे जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट ऑफ मैटर हैं और ये तीनों अलग अलग यूनिट के रूप में आएंगी. सॉलिड स्टेट +2 की पहली यूनिट है. लिक्विड स्टेट हमारी जो 5वीं यूनिट आएगी +1 में, उसके अंदर गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट पूरी डिटेल में आएगी. तो डेफिनेशन यहाँ पे करेंगे, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी करेंगे. फिर जो हमारे पास जो प्योर सबस्टेंस हैं इनको यहाँ पे ब्रीफ देंगे और पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेटल्स, मेटलॉइड और नॉन मेटल के ऊपर चलेगी. और फिर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर चलेगी. तो वन बाय वन थोड़ी सी और डिटेल कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सॉलिड्स. फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो मैटर को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बेटा. एक है हमारे पास सॉलिड, दूसरा हमारे पास है लिक्विड और थर्ड वन है हमारे पास गैस. तो आप सभी जानते हैं बेटा सॉलिड और लिक्विड के अंदर हमारे पास क्या है, सॉलिड किसे कहते हैं.
यानी कि आपने पढ़ा भी है द सबस्टांस विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब जो है लिक्विड जो है हम कहेंगे कि जिसकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती है। जिस भी वेसल में हम इसको रखते हैं उसी की शेप ये ले लेता है। और जो गैस है वो ना तो इनकी डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। तो मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं। सॉलिड दे हैव डेफिनेट शेप and definite volume. Liquid, the substances which have यानी कि they have definite volume but not definite shape. They neither have definite shape nor definite volume. तो डेफिनेशन हो गई बेटा व्हाट आर सॉलिड्स। तो आप सभी को पता है कि पदार्थ की वो अवस्था जिसकी आकृति भी क्या है निश्चित होती है और आयतन भी क्या होता है निश्चित होता है। और पदार्थ की वो अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित है डेफिनेट आयतन वॉल्यूम जो है डेफिनेट है लेकिन इनकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है। तो और जो गैस है ना उनकी शेप डेफिनेट है और ना ही उनकी वॉल्यूम डेफिनेट है, वो चलता रहता है। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये आया कि जो सॉलिड हैं उनकी शेप डेफिनेट क्यों होती है। अब जैसे ये मैंने डस्टर ले लिया है, इसकी शेप जो है ऐसी ही क्यों है, ये चेंज क्यों नहीं होती है। इसी प्रकार से ये पैसे डालने के लिए गुल्लक छोटे बच्चे रखते हैं, इसकी शेप ऐसी क्यों है। तो ये हमारे पास जो है बोतल है, इसकी शेप ऐसी क्यों है। तो सॉलिड की डेफिनेट शेप क्यों होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज आ गया कि भाई वही सॉलिड है और डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड के अंदर ऐसा क्या है कि उनकी वॉल्यूम तो डेफिनेट रह जाती है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं रहती है और गैस में कुछ भी डेफिनेट नहीं रहता है। तो इस चीज को हम बताएंगे बेटा कि जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए भाई एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल है ये है, तो इन पार्टिकल के बीच में जो बांधने वाले फोर्स हैं उसको बोलते हैं बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कहने का मतलब ये ए मॉलिक्यूल्स है और ये क्या है बी मॉलिक्यूल्स है। तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ए और बी यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कि भाईचारा इतना तगड़ा है कि ये एक दूसरे का जफ्फी पा रहे हैं, बाहर आ जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है बिल्कुल सटे हुए हैं। अब बी कहता है कि भाई मुझे जाना है, लेकिन ए बोलता है कि भाई जाना छोड़ दे, आप नहीं जा सकते। ये कहता है मुझे जाना है, तो ए इसको जवाब देता है कि जान की तो दूर की बात है, तू इनके दिखा दे। तो कहने का मतलब है सॉलिड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन नॉट मूव, वो इधर उधर हिल भी नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है फेविकोल का मजबूत जोड़ है, चिपक गया तो चिपक गया। तो solid have definite shape and definite volume due to presence of very strong
intermolecular forces of a attraction। तो solid have definite shape and definite volume, क्यों? Due to presence of very strong intermolecular forces of attraction। ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेज ऑफ ए अट्रैक्शन होने की वजह से इनकी शेप चेंज नहीं हो सकती, इनके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनकी शेप भी डेफिनेट होती है, इनकी वॉल्यूम भी क्या होती है? डेफिनेट होती है। अब लिक्विड के अंदर क्या होता है कि भाई मान लीजिए ये जो ये जो पार्टिकल्स है और दूसरा हमारे पास ये दूसरा मॉलिक्यूल है डी। अब बंधे हुए तो यहां भी ये स्ट्रॉन्ग है, इस केस में ये जो है अपनी पोजीशन इधर उधर जा सकता है, यानी कि ये डिस्टेंस सेम रहेगी। तो जैसे ही इनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर होता है तो ये कम ज्यादा एक मिनिमम डिस्टेंस तक तो आ जाते हैं, तो शेप इनकी क्या हो जाती है? चेंज हो सकती है। कहने का मतलब सॉलिड के कंपैरेटिव लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो स्लाइटली वीकर हैं, जिसकी वजह से ये जो है इनकी वॉल्यूम सेम रहती है लेकिन इनकी शेप चेंज हो जाती है। कहने का मतलब ये जो गैप है ये कम नहीं होगा, इस डिस्टेंस पे तो ये रहेंगे, लेकिन ये यहां से इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। कहने का मतलब मीन पोजीशन के अराउंड ये बदलते अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, इसलिए इनकी वॉल्यूम तो फिक्स है। लेकिन अब मान लीजिए गिलास में डालेंगे, गिलास जैसे हो जाएंगे, बाल्टी में डालेंगे, बाल्टी जैसे हो जाएंगे। तो हम कहेंगे लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीकर इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन ए सॉलिड्स। Their particles can move from their mean position, अपनी इनकी मीन पोजीशन से इधर उधर मूव कर जाते हैं, तो इसलिए इनकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जवाब लिखेंगे कि जो लिक्विड होते हैं they have weaker forces of attraction and their molecules can move from their mean position। Hence their shape changes, hence their shape but their volume is fixed। अब जो है सिचुएशन इसमें जो थी, बी जो कहता है ए से जाऊं हूं और जो है ए इसकी बांह पकड़ ले है और वो कहे ना भाई, ये कहे जाऊं हूं, बोला ना भाई, वो चक्कर काटता काटता इधर उधर यूं चक्कर तो काट सकता है लेकिन वो जा नहीं सकता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है इसको जाने नहीं देता, क्योंकि बॉन्ड ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इसके चारों तरफ चक्कर तो लगा सकता है, ना कि ये इधर आ सकता है, इधर जा सकता है और ना इससे दूर जा सकता है। तो पोजीशन इसकी भी फिक्स है लेकिन ये अपनी मेन पोजीशन के क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है, जिससे इसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब जो है बात गैस की है। गैस की बात में क्या होता है कि इसकी ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, कुछ भी फिक्स नहीं है। मान लीजिए भाई एक मॉलिक्यूल ये ए है और ये दूसरा मॉलिक्यूल जी बी है, तो अब बी कहता है इससे ए से कि भाई मुझे जाना है। अब इनकी लड़ाई तो पहले मैच रही थी, कहने का मतलब इनके बीच में किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है,
इसमें तो हमने जबकि पानी पकड़ के बैठ गया, इसमें हाथ मिला लिया और हाथ पकड़ के फिर छोड़ा ही नहीं। इसमें ये आया राम रमी होगी, लेकिन ये कहता है जाना है, तो पहले की इनकी कोई दुश्मनी रही होगी, यानी कि इनका कोई लगाव नहीं है, अजनबी है एक दूसरे से। तो बी बोलता है मुझे जाना है, तो ए कहता है लात मार के बोला जा फिर, बुलाया किसने था। तो कहने का मतलब इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे नेग्लिजिबल फोर्सेज ऑफ ए अट्रैक्शन, नेग्लिजिबल फोर्सेज ऑफ ए अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ना तो इनकी शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है, और ना ही इनकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है। बात क्लियर हुई। सॉलिड के अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इनकी शेप भी डेफिनेट है, इनकी वॉल्यूम भी डेफिनेट है। यहाँ पे लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़े से वीक हैं, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी मेन बंधे हुए तो स्ट्रॉन्गली है एक दूसरे से, लेकिन अपनी मेन पोजीशन से इधर उधर मूव कर सकते हैं। गैस के अंदर जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अट्रैक्शन जो नेग्लिजिबल हैं, इसलिए ना इनकी शेप फिक्स होती है और ना ही इनकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ पे आप इनकी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और एक गैसेस स्टेट, इनको डिटेल में जो है हम आगे जो है यूनिट नंबर 5 में करेंगे, और ये +2 के अंदर पूरी स्टेट आएगी, सॉलिड स्टेट पहले ही यूनिट होगी, तो उनको आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर। अगली वीडियो में हम करेंगे कि जो हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर होगा उसको।